एक देश में एक राजा राज करता था। वो बहुत ईमानदार था। उसके समय में किसी गरीब का अधिकार नहीं छीना जाता था। सभा में फैसले जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर होते थे। हर रोज महल में बड़े स्तर पर खाना पकता और पूरे देश में ये बात प्रसिद्ध थी कि जो भी भूखा हो वो महल आकर अपना पेट भर सकता है। रोज एक बड़ा सा भोजन का स्थान लगाया जाता जहां मेहनत मजदूरी करने वाले, बेसहारा और यात्री आकर खाना खाते और राजा के लिए प्रार्थना करते। इसी वजह से लोग राजा को एक अच्छा और दयालु शासक मानते थे। लेकिन उसी राजा की एक ऐसी बुरी आदत थी जो उसके तमाम अच्छे कामों पर एक गहरा दाग लगा देती थी। उसे जानवरों का शिकार करने का शौक था, मगर यह शौक सिर्फ मारने तक सीमित नहीं था। उसे जानवरों को घायल होकर तड़पते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए उस राजा ने महल के सामने ही एक बड़ा सा मैदान बनवाया। जंगलों से जानवर पकड़कर लाए जाते। उसी मैदान के चारों तरफ मजबूत जाल लगाए जाते ताकि कोई जानवर बाहर बचकर ना निकल सके। और फिर उस मैदान में जानवरों को इस तरह छोड़ा जाता जैसे उनकी जिंदगी की आखिरी परीक्षा शुरू हो गई हो। शिकार के दिन पूरा वातावरण बदल जाता। राजा के लिए ऊंची एक विशेष कुर्सी लगाई जाती। उसके पास धनुष और बाण सजे रहते। दरबारी और शहर के लोग चारों तरफ खड़े होकर प्रतीक्षा करते। पहले सैनिक जानवरों को दौड़ाते, उन्हें थकाते, डराते ताकि वे भागते रहें। लोग हंसते, शोर मचाते और फिर राजा उस जानवर पर दूर से बाण चलाता। कभी बाण उस जानवर के शरीर को चीरता, कभी पैर में लगता, कभी पेट में। जानवर दर्द से तड़पने लगता, घायल होकर मैदान में चिल्लाता और खून बहाते हुए भागता। बस यही वो क्षण होता जहां राजा को एक अजीब सा सुख मिलता था। जानवरों की तड़प, उनकी बेबसी, उनकी चीखें, ये सब देखकर राजा की आंखों में ठंडक उतर आती। दरबारी तालियां बजाते, लोग वाह वाह करते और उस मैदान में किसी को भी ये अनुभव ना होता कि ये शिकार नहीं बल्कि जानवरों पर अत्याचार है। एक बार एक घायल बाघ मैदान में लाया गया। उसके शरीर पर पुराने घाव थे। भूख और दर्द ने उसे पहले ही तोड़ दिया था। जैसे ही राजा का बाण चला, वो बाघ दर्द से दहाड़ उठा और लड़खड़ाता हुआ पूरे मैदान में दौड़ने लगा। हर कदम पर उसका जख्म खुलता गया, खून जमीन पर गिरता रहा। लोग हंसते रहे और राजा चुपचाप ये दृश्य सुख से देखता रहा। लेकिन उसी मैदान में राजा की कुर्सी के पास एक और राजकीय कुर्सी लगाई जाती थी। ये कुर्सी छोटी राजकुमारी महक की थी। छोटी राजकुमारी महक बहुत ज्यादा दयालु थी। जानवरों की तकलीफ देख वो अक्सर रोने लगती। राजकुमारी महक बहुत ज्यादा सुंदर थी। जो भी उसे एक बार देख लेता, उसकी नजरें उसी पर ठहर जाती। बड़ी बड़ी आंखें, सीधा चेहरा और चेहरे पर हमेशा की तरह एक अजीब सी उदासी। राजकुमारी महक को जानवरों से अजीब सा प्रेम था। जब जब मैदान में शिकार का तमाशा शुरू होता और जानवर डर के मारे घायल होकर तड़पते और चारों तरफ तालियां बजती, तो राजकुमारी महक से ये सब देखा ना जाता। उस मासूम का दिल जैसे कांप जाता। उसकी आंखें भर आती और आंसू खुद ब खुद बहने लगते। उसका दिल करता कि वो दौड़कर उस मैदान में चली जाए और उस घायल जानवर को अपने गले से लगाकर जी भर के रो ले। लेकिन वो अपने पिता राजा से बहुत डरती थी। जब भी उस मैदान में किसी जानवर को बाणों के माध्यम से हमला करके घायल किया जाता, तो राजकुमारी महक को लगता जैसे हर बाण उसके दिल में उतर गया हो। वो उस भीड़ में खड़ी होकर भी शांत रहती। हर किसी के चेहरे पर खुशी होती, मगर राजकुमारी के लिए वो खुशी एक उदासी बन जाती। कई बार उसने साहस जुटाकर अपने पिता से बात करने की कोशिश की। वो रात में अपने पिता के कमरे में जाती और बहुत ही प्रेम के साथ अपने पिता के पास बैठ जाती और प्यार से कहती, पिताजी, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। इन जानवरों को बहुत तकलीफ होती है। आप इनको ऐसे तड़पाना बंद कीजिए। मैं आपकी सबसे प्रिय बेटी हूं। मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। इन जानवरों की तड़प देखकर
मुझे बहुत तकलीफ होती है। अक्सर ये कहते राजकुमारी के आंसू छलक जाते, मगर राजा हर बार उसकी बात टाल देता। वो कहता, अरे मेरी प्यारी सी नन्ही गुड़िया, ये तो हमारी पुरानी परंपरा है और तुम अभी बहुत छोटी हो। एक दिन महल की सभा में एक व्यापारी आया। उसके साथ एक सफेद हिरन था। ऐसा हिरन जिसे देखकर एक पल को पूरी सभा शांत हो गई। उसका रंग बिल्कुल दूध के जैसा सफेद था, जैसे उस पर कभी धूल भी न पड़ी हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थी। पलकों के नीचे से झांकती हुई आंखें किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। उसकी गर्दन पतली और सीधी थी। चाल में हल्की सी लड़खड़ाहट थी, जैसे वो इस जगह के डर से कांप रहा हो। व्यापारी ने हिरण को राजा के सामने झुकाकर पेश किया और बोला, महाराज, ये बहुत ही दुर्लभ हिरण है। जंगलों में ऐसा रंग और ऐसी किस्मत वाला जानवर बहुत मुश्किल से मिलता है। आप चाहे तो इसे अपने शिकार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मैंने इसकी कीमत सिर्फ 5,000 मुद्रा रखी है। सभा में हल्की सी हलचल फैल गई। लोग हिरण की सुंदरता की बातें करने लगे। कोई उसकी चाल की प्रशंसा करता, कोई उसके रंग की। राजा भी कुछ पल तक उस हिरण को ध्यान से देखता रहा और फिर उसने बिना ज्यादा सोचे व्यापारी को कीमत देने का आदेश दे दिया। और फिर राजा ने दरबारियों से कहा, इस हिरण को अभी शिकार के लिए मत लाना। कुछ दिन इसे महल के पशुशाला में रखो। अच्छा खाना खिलाओ, इसे हृष्ट-पुष्ट करो। जब ये और बड़ा हो जाए तब इसे मैदान में मेरे सामने लाया जाएगा। उसी पल राजकुमारी महक की नजर उस हिरण पर पड़ी। जैसे उसकी आंखें हिरण की आंखों से मिली, उसका दिल अजीब सा कांप गया। उसे लगा जैसे वो हिरण सिर्फ उसे ही देख रहा हो। उस हिरण की काली आंखों में एक डर था, बेबसी थी, और कहीं गहराई में सहायता की एक शांत पुकार थी। राजकुमारी महक का दिल भर आया। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे ये हिरण उससे कुछ कह रहा हो, जैसे वह राजकुमारी से सहायता मांग रहा हो कि मुझे बचा लो। महक ने पहली बार अनुभव किया कि वो किसी जानवर से इस कदर जुड़ रही है। उसके कदम वहीं रुक गए। सभा की आवाजें उसे सुनाई देना बंद हो गई। उसकी आंखों के सामने बस वही सफेद हिरण था, मासूम, डरा हुआ और अपने आने वाले परिणाम से अनजान। राजकुमारी महक के दिल पर वो हिरण जैसे एक चित्र बनकर बैठ गया हो। सभा से निकलने के बाद भी राजकुमारी की आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहा। उसे बार बार विचार आता कि कुछ दिनों बाद यही मासूम हिरण उसी मैदान में होगा जहां घायल जानवर बाणों से छलनी होते हैं। राजकुमारी महक की आंखों के सामने वो दृश्य नाचने लगा। वही सफेद हिरण उस मैदान में बेबस, लाचार, दर्द से भाग रहा है। उसकी टांगें कांप रही है। वो हर तरफ सिर घुमा घुमा कर जैसे सहायता ढूंढ रहा हो, और ऊंची कुर्सी पर बैठे राजा ने उस पर बाण चलाया हो। ये सोचकर ही महक का दिल कांप उठा। उसकी आंखें भर आई। उसने बहुत कोशिश की कि खुद को संभाल ले, लेकिन आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके दिल में बस एक ही इच्छा पल रही थी कि किसी तरह इस मासूम हिरण को मैं बचा कर रहूंगी। उस रात महल में सब कुछ पहले जैसा ही था। दीपक जल रहे थे, पहरेदार अपनी अपनी जगह पर सो रहे थे, लेकिन राजकुमारी महक की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। जैसे ही आंख बंद करती, वही सफेद हिरण उसके सामने आ जाता। उसकी डरी हुई आंखें, उसकी कांपती सांसें, उसका शांत दर्द। आखिरकार राजकुमारी उठ बैठी। रात गहरी हो चुकी थी। महल के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। पहरेदार थककर ऊँघ रहे थे। कहीं कहीं मशालों की लौ हल्की हल्की कांप रही थी। आखिरकार जब पूरा महल सो गया तो राजकुमारी चुपके से उठी, एक मशाल उठाई और धीरे धीरे महल के गलियारों से गुजरती हुई पशुशाला की तरफ चल दी। राजकुमारी दबे पांव चलती हुई उस जगह की तरफ बढ़ी जहां जानवरों को रखा जाता था। राजा का आदेश था
कि सफेद हिरण को अच्छा खाना दिया जाए, उसकी देखभाल हो ताकि वह और स्वस्थ हो सके। पशुशाला के दरवाजे के पास पहुंचकर राजकुमारी महक रुक गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से अंदर झांका। अंदर सभी जानवर सो रहे थे। कोई जमीन पर सिमटा हुआ था, कोई खूंटे से टिककर ऊँग रहा था, लेकिन पशुशाला के एक कोने में वो सफेद हिरण शांत बैठा था। उसकी आंखें खुली थी। वो बिल्कुल चुप था, जैसे नींद उससे दूर भाग रही हो। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। राजकुमारी महक ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, हिरण ने अपना सिर उठाकर उसे देखा। उसकी काली आंखें सीधे राजकुमारी महक की आंखों से मिली। उस पल ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आवाज न निकल पा रही हो। महक धीरे धीरे चलते हुए उसके पास जाकर बैठ गई। उसने हाथ बढ़ाकर बहुत हल्के से उसके सिर को छुआ। हिरन जरा भी नहीं हिला। उसकी सांसें तेज थी। वो कुछ डर रहा था। राजकुमारी ने उस हिरन से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। ये कहते हुए उसे खुद नहीं पता था कि वो हिरण को तसल्ली दे रही है या अपने दिल को, क्योंकि यही हिरण अभी कुछ दिनों के बाद राजा का शिकार बनने वाला है। उस रात उस शांत पशुशाला में एक मासूम जानवर और एक कोमल दिल राजकुमारी के बीच ऐसा रिश्ता बन रहा था जो आगे चलकर महल की दीवारों को भी हिला देने वाला था। राजकुमारी महक ने उस हिरण के सिर पर हाथ फेरा। तभी उसे अपने हाथों पर कुछ गीला सा अनुभव हुआ। उसने देखा, अरे ये तो खून है। हिरण की गर्दन पर रस्सी के गहरे निशान थे। महक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जल्दी से पशुशाला की ताक से जानवरों के घावों पर लगाने वाली औषधि उठाई और उस हिरण की गर्दन पर लगाने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगली सुबह राजकुमारी महक बहुत शांति से तैयार हुई और सीधे अपने पिता राजा के पास चली गई। सभा अभी पूरी तरह सजी नहीं थी। राजा अपनी कुर्सी पर बैठे किसी पुस्तक को देख रहे थे। राजकुमारी महक चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गई। उसने बहुत प्यार से अपने पिता के सिर पर हाथ फेरा, जैसे वो बचपन में किया करती थी। राजा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, बेटी आज बहुत प्रेम आ रहा है। राजकुमारी महक हल्की सी हंसी और फिर धीरे से बोली, पिताजी कल जो सफेद हिरण आया था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत मासूम है। जब तक वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, अगर आप अनुमति दें तो मैं उसके साथ महल के बगीचे में खेल लिया करूं। उसने ये बात ऐसे कही जैसे कोई बहुत छोटी सी इच्छा मांग रही हो। राजा ने कुछ पल अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर हंसकर बोले, अरे बस इतनी सी बात, ठीक है, खेल लिया करो। जानवर है, इससे क्या अंतर पड़ता है। वैसे भी अभी उसे शिकार के योग्य बनने में समय लगेगा। ये कहते हुए उन्होंने हाथ हिलाकर अनुमति दे दी। राजकुमारी महक का चेहरा खिल उठा। वो झुककर राजा का हाथ चूमकर जल्दी से वहां से निकल आई। उसी दिन सफेद हिरण को महल के बगीचे में लाया गया। बगीचा खुला हुआ था, हरे पेड़ों और फूलों से भरा। राजकुमारी महक धीरे धीरे उसके पास गई। वो हिरण पहले थोड़ा घबराया, फिर जैसे उसने राजकुमारी को देखा तो ठहर गया। अब राजकुमारी महक उस हिरण के साथ उस बगीचे में खेलने लगी। वो कभी उसके आगे दौड़ती, कभी पीछे पीछे, कभी वो झाड़ियों के पीछे छुप जाती और फिर अचानक निकलकर हंसने लगती। हिरण भी उसके साथ साथ दौड़ता, उछलता, जैसे उसे भी पहली बार खुली हवा और बिना डर के भागने का अवसर मिला हो। कभी राजकुमारी महक जमीन पर बैठ जाती और वो हिरण पास आकर उसकी गोद में अपना सिर रख देता। कभी राजकुमारी उससे बातें करती। उसे बस वो सफेद हिरण दिखता था, जो अब धीरे धीरे उसकी दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा था। समय चुपचाप गुजरता गया। मौसम बदले, बगीचे की हरियाली और गहरी होती गई और वही सफेद हिरण अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और सुंदर हो चुका था।
उसकी आंखों में वही मासूम चमक थी, लेकिन उसके शरीर में अब मजबूती आ चुकी थी। राजकुमारी महक का दिल अब उस हिरन से सिर्फ लगाव तक नहीं, बल्कि प्रेम से भर चुका था। वो हर दिन उसके साथ समय बिताती, कभी चुपचाप उसके पास बैठकर, कभी उसकी गर्दन सहलाते हुए। उसे लगने लगा था कि जैसे वो हिरन उसके बिना अब अधूरा है। फिर एक दिन सभा में वही बात हुई जिसका डर राजकुमारी महक के दिल में कब से बैठा हुआ था। राजा ने घोषणा की कि 2 दिनों बाद मैदान में शिकार होगा। वही शिकार, वही तमाशा, और इस बार सफेद हिरन भी उसी मैदान में लाया जाएगा। पूरे देश में ढिंढोरा पीटा गया। लोग खुश थे, दरबारी उत्साह में थे, लेकिन महल के एक कोने में राजकुमारी महक का दिल जैसे टूट कर रह गया हो। उस रात राजकुमारी महक को नींद बिल्कुल नहीं आई। वो बार बार अपनी बिस्तर से उठती, खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती। सामने पशुशाला साफ दिखाई देती थी। वही हिरन वहां खड़ा रहता, जैसे जानता हो कि अब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उसकी आंखें बार बार महल की उसी खिड़की की तरफ आकर ठहर जाती जहां राजकुमारी महक खड़ी होती थी। दोनों के बीच एक शांत रिश्ता बन चुका था। शिकार की घोषणा के बाद महल की रौनक पहले जैसी ही थी, लेकिन राजकुमारी महक के लिए सब कुछ बदल चुका था। उसे लगता था जैसे हर दीवार, हर गलियारा उसे उसी मैदान की तरफ धकेल रहा हो जहां उसके प्यारे सफेद हिरण की मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी। वो दिन भर खुद को संभालती रही, लेकिन शाम ढलते ही उसके कदम अपनी माता के कमरे की तरफ बढ़ गए। राजकुमारी अपनी माता के पास जाकर चुपचाप बैठ गई, ना कुछ बोली। कुछ पल यूं ही गुजर गए और फिर अचानक राजकुमारी महक की आंखों से आंसू बहने लगे। रानी घबरा गई। उन्होंने तुरंत बेटी को अपने गले से लगा लिया। क्या हुआ महक? बोलो, ऐसे क्यों रो रही हो? मेरी प्यारी बेटी। राजकुमारी महक फूट फूट कर रोने लगी। बहुत देर तक कुछ कह ना सकी, फिर टूटी हुई आवाज में बोली, मां, आप पिताजी को रोक लो। उनसे कह दो कि वो मेरे सफेद हिरन का शिकार ना करें। वो बहुत मासूम है, उसे कुछ नहीं पता इस दुनिया की निर्दयता का। मैं उसके साथ रोज खेलती हूं मां। वो बहुत डरता है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। रानी की भी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हारे पिता जब किसी चीज का निर्णय कर लेते हैं तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता, ना मैं और ना तुम। इसलिए तुम उस हिरण को भूल जाओ। ये सुनते ही राजकुमारी महक जैसे अंदर से बिखर गई। उसने अपनी मां को और जोर से थाम लिया। बहुत देर तक वो यूं ही मां से लिपटकर रोती रही। उस रात जब वो अपने कमरे में लौटी तो दिल में पक्का निर्णय कर चुकी थी कि मैं हर स्थिति में अपने हिरण को बचा कर रहूंगी। राजकुमारी ने अपने उस सफेद हिरण का नाम बंसी रखा था। वो खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर गहरी शांति थी। दूर पशुशाला की तरफ उसकी नजर गई। वही सफेद बंसी हिरन सामने खड़ा था, बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी अनुभव हो गया हो कि शायद ये आज उसकी आखिरी रात है। महक ने पल भर के लिए आंखें बंद की और बहुत ही धीरे स्वर में खुद से कहा, अरे मेरे प्यारे बंसी, मैं आज ही रात तुम्हारे साथ इस महल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। जब महल पूरी तरह सो गया, मशालों की रोशनी बुझने लगी और पहरेदार ऊँघने लगे, तब राजकुमारी महक उठी। उसने भारी कपड़े उतार दिए, साधारण सा वस्त्र पहना, अपनी मां की दी हुई पुरानी चादर उठाई जिसे वह रोजाना ओढ़कर सोती थी, और फिर बहुत धीरे से दरवाजा खोला। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। पकड़े जाने का डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा डर उस मैदान का था जहां उसके प्यारे सफेद बंसी हिरण के लिए मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी। वो धीरे धीरे उस पशुशाला के अंदर गई। उसी कोने में सफेद हिरण खड़ा था। जैसे ही उसकी परछाई जमीन पर पड़ी, हिरण ने अपना सिर उठा लिया। उसकी बड़ी काली आंखें महक पर आकर टिक गई। उसने रस्सी खोली,
महक ने उसके कानों के पास अपना मुंह ले जाकर कहा, चलो मेरे प्यारे बंसी, आज से हम दोनों इस महल को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अब हम कभी यहां वापस नहीं आएंगे। और फिर वो दोनों चुपके से महल के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। सामने डरावना जंगल था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रास्ता कांटों भरा था, कहीं कांटे, कहीं पत्थर। कई बार महक के पैर छिल गए। कभी भूख लगी, कभी थकान ने शरीर तोड़ दिया, लेकिन वो चलती रही। बंसी हिरण भी चलते चलते थक चुका था, लेकिन वो भी नहीं रुका। सुबह होते होते वो दोनों एक छोटे से गांव के पास पहुंचे। वहां एक पुरानी झोपड़ी थी। जब राजकुमारी महक उस छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंची तो उसके कदम जवाब देने लगे। कई दिनों की थकान, भूख और डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने हिरण की रस्सी हल्के से थामी और झोपड़ी के दरवाजे के सामने खड़ी होकर दस्तक दी। काफी देर बाद अंदर से एक बहुत बूढ़ी औरत ने आकर दरवाजा खोला। राजकुमारी महक ने उस बूढ़ी औरत को देखते ही अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए। दादी जी, मैं बहुत थक चुकी हूं। कई दिनों से भूखी हूं। मेरा कोई सहारा नहीं। बस एक दिन के लिए अपने घर में ठहरने की अनुमति दे दे। ये कहते हुए महक की आंखों से आंसू बहने लगे। उस बूढ़ी औरत ने ऊपर से नीचे तक राजकुमारी को ध्यान से देखा। उसके फटे कपड़े, धूल से भरा चेहरा, नम आंखें। फिर उसकी नजर सफेद हिरण पर पड़ी, जो बिल्कुल चुपचाप राजकुमारी के पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में भी वही डर साफ नजर आ रहा था। बूढ़ी औरत कुछ पल शांत रही और फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटी, अंदर आ जाओ। राजकुमारी महक अपने बंसी हिरण को लेकर झोपड़ी के अंदर आ गई। झोपड़ी बहुत छोटी थी, मिट्टी की दीवारें और घास की छत, लेकिन अजीब सा अपनापन लिए हुए। बूढ़ी औरत कुछ देर चुपचाप उन दोनों को देखती रही, फिर चूल्हे के पास गई और थोड़ी देर बाद 2 सूखी रोटियां और एक बर्तन पानी उन दोनों के सामने लाकर रख दिया। राजकुमारी महक ने पहले हिरण की तरफ देखा, जैसे खुद से पहले उसे खाने को बोल रही हो, और फिर रोटी का छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखा। राजकुमारी कई दिनों की भूखी थी। जैसे ही पहला निवाला अंदर गया, उसके आंसू बहने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे सिसकियां तेज हो गई। बूढ़ी औरत ने यह देखा तो पास आकर राजकुमारी के सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ बेटी? आखिर इतना परेशान क्यों हो? राजकुमारी महक ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, आवाज कांप रही थी। उसने बहुत टूटी फूटी बातों में अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे वो एक महल से आई है, वो एक राजा की बेटी है, कैसे एक मासूम हिरण को बचाने के लिए वो अपना सब कुछ छोड़कर निकल पड़ी है, कैसे शिकार का डर, पिता का जानवरों को तड़पाने वाला शौक और राजकुमारी की अपनी मजबूरी उसे यहां तक ले आई। बूढ़ी औरत राजकुमारी महक की बातें ध्यान से सुनती रही। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों में देखती रही। राजकुमारी महक रोते रोते बिल्कुल टूट चुकी थी। वो रो रही थी। तभी बंसी हिरण उठा और आकर राजकुमारी महक की गोद में अपना सिर रख दिया, जैसे वो उसे चुपचाप सांत्वना दे रहा हो। राजकुमारी महक ने अपने कांपते हाथों से बंसी हिरण का सिर थाम लिया। आंसू आंखों से गिरते रहे। ये सब देख बूढ़ी औरत बहुत उदास हो गई। उसने राजकुमारी महक के सिर पर प्यार से अपना हाथ रखते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, तुम परेशान ना हो। आज से तुम मेरे ही घर में रहो। यहां मेरी इस झोपड़ी तक कभी राजा के सैनिक नहीं आते। तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। इधर दूसरी तरफ महल में जैसे ही सुबह हुई और राजकुमारी महक अपने कमरे में नहीं मिली तो पूरे महल में खलबली मच गई। सबसे पहले रानी दौड़ती हुई उसके कमरे में आई। राजकुमारी महक का बिस्तर खाली था, खिड़की खुली हुई थी। उन्होंने घबराकर सैनिकों को बुलाया। महल के हर गलियारे में, हर कमरे में, हर कोने में तलाशी की गई, लेकिन राजकुमारी का कहीं कोई निशान नहीं मिला।
जब ये बात राजा तक पहुंची तो उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पूरे महल को छान मारा जाए। पशुशाला की तरफ देखा गया तो वहां भी सन्नाटा था। सफेद बंसी हिरण भी गायब था। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। 2 कदम चले लेकिन लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गया। उनके हाथ कांप रहे थे। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी महक, क्या तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हो? राजा ने बहुत ही दर्द भरे स्वर में खुद से प्रश्न किया। उस दिन राजा ने खाना नहीं खाया। पूरे देश में घोषणा करवा दी गई। सैनिकों को हर तरफ भेजा गया। हर गांव, हर रास्ता, हर जंगल तलाशा गया। घर घर की तलाशी हुई। जंगलों के एक पेड़ तक को देखा गया। लेकिन दिन गुजरते चले गए और राजकुमारी महक का कोई पता नहीं मिला। रातों में राजा अकेले अपने कमरे में बैठ जाता। कभी चुपचाप दीवार की तरफ देखता रहता, कभी रानी से लिपटकर रोने लगता। दर्द भरी आवाज में उससे कहता, अगर मुझे जरा भी अनुमान होता कि मेरी बेटी को उस हिरन से इतना प्रेम है तो मैं अपनी जिद छोड़ देता। रानी का हाल रो रो कर बुरा हो चुका था। हर समय उनकी आंखों के सामने बस अपनी बेटी राजकुमारी महक का चेहरा घूमता रहता। कभी वो महल की छत पर चली जाती, वहां अकेली बैठकर देर तक रोती रहती। कभी राजा के पास आकर टूटे हुए स्वर में कहती, आप फिर से सैनिकों को भेजिए, हमारी बेटी को तलाश कराइए। उसके बिना मुझे बहुत घुटन होती है। मेरा एक पल भी उसके बिना काटना कठिन हो गया है। रानी की ये दशा देख राजा और ज्यादा परेशान हो जाता और फिर से सैनिकों को आदेश देता। कभी सैनिक जंगलों की तरफ निकलते, कभी वीरान रास्तों पर, कभी बंजारों की बस्तियों में, कभी पहाड़ों की घाटियों पर। हर तरफ राजकुमारी महक को तलाश किया जा रहा था। लेकिन दिन गुजरते गए और कोई सूचना नहीं मिली। धीरे धीरे राजा और रानी दोनों के दिल पर एक अजीब सा जख्म बनता जा रहा था। उन्हें कहीं ना कहीं ये अनुभव होने लगा था कि शायद उनकी बेटी अब उनसे बहुत दूर जा चुकी है। इस विचार के साथ ही उनके दिल में अपने किए का पश्चाताप भी गहराता जा रहा था। राजा अक्सर अकेले बैठकर रो पड़ता। वो खुद से कहता, मैं इतनी बड़ी सत्ता का राजा हूं। आसपास के देशों के राजा मेरे नाम से कांपते हैं। आज कोई मेरे देश की सीमा पर सुबह घोड़ा दौड़ाए तो शाम तक दौड़ता रहे, फिर भी मेरा राज्य समाप्त नहीं होगा। मेरे पास इतनी संपत्ति है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं अपनी बेटी को खुश नहीं कर पाया। वही बेटी जिसे मैंने बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था, जिसे मैंने अपनी दुनिया बना लिया था, आज वो मुझसे दूर जा चुकी है। ये कहते कहते राजा की आंखों से आंसू छलक पड़ते और पूरा महल उसके शांत दर्द का साक्षी बन जाता। इधर झोपड़ी में राजकुमारी महक बंसी हिरण के साथ छुपकर काफी दिनों से रह रही थी। दिन इसी तरह कट जाते, लेकिन डर हर समय उसके साथ रहता। हर आहट पर वो सहम जाती। हर आवाज पर उसे लगता कि शायद सैनिक आ गए हैं। एक दोपहर बूढ़ी औरत घबराई हुई बाहर से लौटी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने आते ही राजकुमारी महक को पास बुलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने राजकुमारी से कहा, बेटी, आज शाम तक राजा के सैनिक इस पूरे क्षेत्र में आने वाले हैं। हमारे मोहल्ले की भी वो तलाशी लेंगे। हर घर की तलाशी होगी, हर झोपड़ी की तलाशी होगी। ये सुनते ही राजकुमारी महक का दिल जैसे जोर से धड़क उठा। उसके पैरों में शक्ति नहीं रही और वो वही जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बिना रुके टपकने लगे। उसने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। कुछ पल वो बस रोती रही, जैसे अंदर जमा हुआ सारा दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। फिर उसने अपना सिर उठाया। लाल आंखों में बेबसी थी। टूटी हुई आवाज में बोली, दादी जी, अब मैं कहां जाऊं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना महल, ना पिताजी। मैं तो बस एक बेबस लाचार लड़की हूं। बूढ़ी औरत बहुत देर तक उसे देखती रही। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, मेरी प्यारी बेटी,
इस झोपड़ी से आगे एक बहुत लंबा रास्ता है। पहले 2 नदियां पार करनी होंगी, फिर एक घना जंगल आएगा जहां दिन में भी अंधेरा रहता है। उसी जंगल के अंदर बहुत दूर एक पुरानी हवेली है। कोई वहां नहीं जाता, लोग डरते हैं, इसलिए तुम वही चली जाओ। राजकुमारी महक ने यह सुनकर अपना सिर झुका लिया। सामने रास्ता डरावना था, लेकिन पीछे लौटना उससे भी ज्यादा खतरनाक था। उसने बंसी हिरण की तरफ देखा। वो उसके पास खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे हर निर्णय में उसके साथ हो। थोड़ी ही देर बाद बिना पीछे देखे राजकुमारी महक उस पुरानी हवेली की तरफ चल पड़ी। वो दोनों डरे हुए थे, थकान थी, मगर राजकुमारी के साथ उसका बंसी हिरण भी था। वही उसका सहारा, और उसी के भरोसे वो उस अनजाने सफर की तरफ बढ़ती जा रही थी। कई दिनों के कठिन सफर के बाद जंगल की घनी शांति और थकान से जूझते हुए राजकुमारी महक किसी तरह उस हवेली तक पहुंची। रास्ते पर कभी पैर घायल हुए, कभी भूख ने कमजोर किया, कभी डर ने कदम रोकने चाहे, लेकिन बंसी हिरण हर पल उसके साथ चलता रहा। आखिर जब पेड़ों के बीच से दूर वो पुरानी हवेली दिखाई दी, तो महक ने एक गहरी सांस ली। यही वो जगह थी जहां उसे कुछ समय के लिए शरण लेना था। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। दरवाजा बहुत पुराना था, जंग लगा हुआ, जैसे वर्षों से किसी ने उसे खोला ही ना हो। उसने हल्के से धक्का दिया। दरवाजा आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर कदम रखते ही पैरों के नीचे बिखरी हुई धूल और सूखे पत्तों की आवाजें हवा में गूंज उठीं। बड़े बड़े कमरों में अजीब सी वीरानी छाई थी। वो हवेली बहुत पुरानी थी, ऐसी कि जैसे समय ने उसे भुला दिया हो। दीवारों पर दरारें थी, छत से कहीं कहीं प्लास्टर झड़ चुका था और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा चलती तो टूटे दरवाजे और खिड़कियां हल्की सी आवाज करती, मानो किसी बीती हुई एक दर्दनाक कहानी को दोहरा रही हों। राजकुमारी महक वही ठहर गई। डर भी था। यही जगह थी जहां अब उसे कुछ समय के लिए अपनी सांसें समेटनी थी। पहले दिन उसने हवेली के एक कोने में अपने लिए छोटा सा स्थान बनाया। जमीन ठंडी थी। रात होते ही हवेली का सन्नाटा और गहरा हो गया। हर छोटी आवाज पर राजकुमारी का दिल कांप उठता। कभी लगता कोई बाहर चल रहा है, कभी लगता कोई सांसें ले रहा है। राजकुमारी ने कई रातें यूं ही जागकर काट ली। आंखें बंद करने की उसमें हिम्मत नहीं होती। उन रातों में बस एक ही चीज थी, एक ही सहारा था जो उसे थामे रखता। वही उसका प्यारा सा सफेद बंसी हिरण। हिरण हमेशा उसके पास रहता। जब वो डर से सिमट जाती तो बंसी हिरण उसके करीब आकर खड़ा हो जाता, उसकी गोद में अपना सिर रख देता। कई बार राजकुमारी बंसी की गर्दन पर हाथ फेरती और बिना कुछ कहे उसे देखते हुए रोने लगती। हिरण चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहता, जैसे उसकी खामोशी को समझ रहा हो। उन दोनों के बीच अब शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। डर, भूख, थकान, सब कुछ वो एक दूसरे की उपस्थिति में सह लेते थे। दिन किसी तरह कट जाता, लेकिन उस पुरानी हवेली में रातें बहुत डरावनी लगती थी। रात में हवेली की दीवारें जैसे और करीब आ जाती हों। कई बार राजकुमारी महक को अपनी मां की आवाज याद आती, कभी अपने पिता की याद आती। उसे महल की रोशनी, बगीचे और वह दिन याद आते जब वो चिंता मुक्त थी। महल में हर तरफ टहलती घूमती थी। सैनिक उसके आगे पीछे दौड़ते थे। इधर महल में राजा की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। सभा में बैठते तो उनकी नजरें खाली खाली सी रहती। शिकार का चर्चा आते ही वो चुप हो जाते। जिस मैदान में कभी उन्हें जानवरों पर बाण चलाकर उन्हें तड़पता देखते हुए सुख मिलता था, अब तो राजा का वहां जाने का भी मन नहीं करता था। एक घृणा सी होने लगी थी। जानवरों की चीखें अब उन्हें बेचैन करने लगी थी। रात को वो अकेले बैठकर राजकुमारी महक को याद करते। उसकी मुस्कान, उसका बचपन,
उसका सिर उनके कंधों पर टिक जाना। उन्हें अनुभव होने लगा था कि जिस शौक को वो अपनी शक्ति समझते थे, आज उसी जानवरों को तड़पाने वाले शौक ने उनकी सबसे मूल्यवान वस्तु छीन ली थी। हर गुजरता दिन उन्हें और निर्बल करता जा रहा था। एक तरफ सुनसान हवेली में डर और अकेलेपन से लड़ती उनकी सबसे लाडली बेटी राजकुमारी महक थी, और दूसरी तरफ महल में अपनी ही बेटी की यादों में टूटा हुआ एक बेबस पिता। दोनों के बीच दूरी बहुत थी, लेकिन दर्द एक जैसा था। समय अपनी चाल चलता रहा। संसार ने करवट बदली, मौसम बदले, बागों में फल आए और समाप्त हो गए, लेकिन राजा की प्रतीक्षा आज भी जीवित थी। उनके दिल में अपनी बेटी का दर्द घर कर चुका था। हर सुबह वही सन्नाटा, हर रात वही तड़प। राजकुमारी महक का बिछड़ना उनके चेहरे पर साफ झलकता था। जब वो महल में किसी पिता को अपनी बेटी को प्यार करते देखते, उसके सिर पर हाथ फेरते देखते, तो उनका दिल बैठ जाता। कई बार वो चुपचाप एक कोने में चले जाते, खुद को कोसते कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया। सिर्फ अपने एक शौक जानवरों को तड़पते देखने की लालसा में मैंने अपनी ही बेटी राजकुमारी महक को खो दिया। मैंने अपने प्राण, अपनी हट को उसकी मासूम इच्छा से ऊपर रख लिया। उसे कभी समझ ही नहीं पाया। रातों में वो आकाश की तरफ देखकर रोते और कहते, अरे मेरी प्यारी राजकुमारी महक लौट आओ। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे चरणों में अपना मुकुट रख दूंगा। बस एक बार। मेरी प्यारी मुन्नी, तुम वही हो ना जब तुम रोती थी और मैं तुम्हें पुकारता था तो तुम दौड़कर मेरे पास आती थी। आज तुम्हारा पिता रो रहा है, तुम्हें पुकार रहा है, फिर तुम क्यों नहीं आती हो? क्या तुम अपने पिता से घृणा करने लगी हो? इधर उस वीरान हवेली में दिन गुजरते गए। राजकुमारी महक अपने उसी हिरण के साथ उस वीरान हवेली में अकेले रहती। एक दिन दोपहर के समय हवेली के आसपास कुछ हलचल हुई। कई दिनों बाद पहली बार घोड़ों के पैरों की आवाजें सुनाई दी। राजकुमारी महक चौंक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दूर से देखा कि कोई सवार हवेली की तरफ बढ़ रहा है। वो कोई युवा लड़का था, ऊंचे कद का, तेज दृष्टि वाला। उसके वस्त्र राजकीय थे, चाल में एक प्रभाव था। ये किसी दूसरे देश का राजकुमार था जो शिकार के लिए इसी तरफ आया था। जैसे ही वो हवेली के सामने रुका, उसके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध एक साथ उभर आया। उसने चारों तरफ देखा, टूटी दीवारें, बंद दरवाजा, और फिर ऊंची आवाज में बोला, मेरी हवेली में कौन ठहरा है? राजकुमारी महक डरते डरते बाहर आई। राजकुमार की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसका क्रोध और बढ़ गया। तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? उसने कठोर स्वर में पूछा। राजकुमारी महक वही खड़ी रोने लगी। कांपती आवाज में उसने सब कुछ बता दिया। अपने पिता का शिकार का शौक, सफेद हिरण, उससे प्रेम, मैदान में जानवरों के तड़पने का दृश्य, महल छोड़कर भागना, भूख, जंगल, बूढ़ी औरत और इस हवेली तक की यात्रा। राजकुमारी महक बोलती जा रही थी और आंसू उसकी आंखों से छलक रहे थे। राजकुमार कुछ देर तक शांत रहा। उसके चेहरे पर अभी भी क्रोध शेष था। थोड़ी देर बाद उसने बस इतना कहा, यह हवेली मेरे पिता की है। वर्षों से यहां कोई नहीं रहता। तुम्हें यहां रुकने की अनुमति नहीं है। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता कोहिस्तान देश के राजा है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और इस हवेली को कल तक तुम छोड़कर नहीं गई, तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। राजकुमार ये सब कहकर हवेली के अंदर चला गया। उसका क्रोध अभी भी उसके चेहरे पर जमा हुआ था, लेकिन अंदर कदम रखते ही हवेली के सूनेपन ने उसे थोड़ा डरा दिया। बड़े बड़े कमरों में धूल जमी हुई थी, दीवारों से ठंडक टपकती थी और हर तरफ एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। वो हवेली के बीच बने एक पुराने आसन पर जाकर बैठ गया। वो दिन किसी तरह ढल गया। बाहर अंधेरा गहराने लगा। राजकुमारी महक ने साहस करके
उस राजकुमार के सामने खाने पीने की कुछ वस्तुएं रख दी। कुछ थोड़े से फल थे, थोड़ा सा पानी। राजकुमार ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, पर तिरछी दृष्टि डाली, जैसे अब भी मन में क्रोध भरा हो। फिर बिना कुछ कहे उसने फल उठा लिया। रात गहरी हो गई थी। हवेली के बाहर राजकुमार का घोड़ा बंधा हुआ था। वो आसन पर लेटा सो रहा था। राजकुमारी महक जमीन पर थोड़ी दूर पर जाकर लेट गई। राजकुमारी महक के पास ही बंसी हिरण सिमट कर आकर बैठ गया, जैसे पहरा दे रहा हो। उस पुरानी हवेली में सिर्फ पवन की आवाजें आ रही थी और कभी कभी टूटे दरवाजों की हल्की सी चरमराहट की आवाज। रात गहरी हो चुकी थी। वे सभी सो रहे थे कि तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी। राजकुमारी महक की आंख खुल गई। उसने घबरा कर देखा तो राजकुमार अपने आसन पर उठकर बैठने की चेष्टा कर रहा था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। वो छाती पर हाथ रखे हुए चिल्ला रहा था। उसकी सांसें अटक रही थी और फिर अचानक उसकी नाक से रक्त बहने लगा। वो दर्द से कराहने लगा। सिर पकड़कर जोर जोर से सांसें लेने लगा। राजकुमारी महक एक क्षण के लिए बहुत डर गई, लेकिन वो तुरंत दौड़कर उस राजकुमार के पास पहुंची। आपको क्या हो गया है? उसकी आवाज कांप रही थी। राजकुमार कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें उलटने लगी। अगले ही पल वो आसन से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। अचेत अवस्था ने उसे जकड़ लिया था। राजकुमारी महक घबरा गई। उसने उसका सिर अपनी गोद में रखा। उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारी। लेकिन राजकुमार की दशा और बिगड़ती जा रही थी। सांस भारी हो चुकी थी। नाक से रक्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी समय बंसी हिरण अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने राजकुमार के पास आकर उसे सूंघा और फिर एक क्षण के लिए राजकुमारी महक की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। अगले ही पल वो तेजी से हवेली से बाहर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। राजकुमारी महक उसे पुकारने लगी, बंसी, बंसी रुक जाओ। लेकिन हिरण नहीं रुका। वो देखते ही देखते अंधेरे में कहीं लुप्त हो गया। कुछ ही देर बाद बंसी जब वापस लौटा तो उसके मुंह में कुछ हरी पत्तियां थी, जड़ी बूटियों जैसी। राजकुमारी ने उसके मुंह से वे जड़ी बूटियां ली और फिर जल्दी से उन जड़ी बूटियों को पीसकर पानी में मिलाया और राजकुमार के मुंह में धीरे धीरे डाल दिया। कुछ ही देर में उसकी सांसें थोड़ी स्थिर होने लगी। नाक से बहता रक्त रुक गया। उसकी आंखों में हलचल हुई और थोड़ी देर बाद राजकुमार ने अपनी आंखें खोली। राजकुमार ने होश में आते ही राजकुमारी महक और बंसी हिरण की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब क्रोध के स्थान पर आश्चर्य और कृतज्ञता की गहरी लकीरें झलक रही थी। राजकुमार देर तक शांत रहा। उसकी दृष्टि कभी राजकुमारी पर जाती, कभी उस हिरण पर। फिर उसने भारी आवाज में कहा, मेरे प्राण बचाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों बाद जब राजकुमार पूरी तरह ठीक हो गया तो उसने राजकुमारी महक से कहा कि ए लड़की, ये जगह अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मेरे साथ मेरे देश चलो। वहां तुम बिल्कुल सुख से रह सकती हो। कोई तुम्हें परेशान करने वाला नहीं होगा। राजकुमारी महक, जो इतनी कठिनाइयां झेलने के बाद अंदर से टूट चुकी थी, राजकुमार के इस प्रस्ताव पर उसने हाँ कर दी और अपना सिर झुका लिया। और कुछ इस तरह राजकुमारी महक अपने सफेद हिरण के साथ उस राजकुमार के देश की तरफ चल पड़ी। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद राजकुमार अपने देश पहुंचा। रास्ते पर राजकुमारी महक प्राय शांत रही। कभी जंगल का सूनापन देखती और कभी अपने सफेद बंसी हिरण के सिर पर हाथ फेरती। उसके दिल में संतोष भी था और डर भी। उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही समूह महल पहुंचा तो पूरी सभा में हलचल मच गई। सैनिक झुककर नमस्कार करने लगे। सेवक दौड़ पड़े। तभी उस राजकुमार की पत्नी बाहर आई। वो बहुत सुंदर थी, आभूषणों से सजी हुई, चेहरे पर प्रभाव और आंखों में अहंकार साफ झलकता था। उसकी दृष्टि जैसे ही
राजकुमार के साथ खड़ी एक अनजान लड़की पर पड़ी तो उसके दिल में ईर्ष्या की आग जल उठी। उसने राजकुमार की तरफ देखा और फिर राजकुमारी महक को ऊपर से नीचे तक परखा। उसके वस्त्र साधारण थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी एक आकर्षण था। अभी तक किसी को भी राजकुमारी महक के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो एक राजा की बेटी राजकुमारी है। वो राजकुमार और उसकी पत्नी भी राजकुमारी महक को एक सामान्य सी लड़की समझ रहे थे। राजकुमार की पत्नी ने पास आकर प्रश्न किया, अरे राजकुमार, ये लड़की कौन है? राजकुमार ने उत्तर दिया, अरे मेरी प्यारी संगिनी, मेरी प्यारी सी पत्नी, ये लड़की मुझे पिता की पुरानी हवेली में मिली थी। जंगल के बीच इसने मेरे प्राण बचाए। जब मेरी नाक से रक्त बह रहा था तब इसने और इसके हिरण ने मिलकर मुझे बचाया। ये सुनकर उस राजकुमार की पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था। वो सोचने लगी कि कोई अनजान सी लड़की यूं अचानक महल में कैसे आ सकती है। घृणा धीरे धीरे उसके भीतर अपना एक स्थान बना रही थी। राजकुमार ने आदेश दिया कि महक के लिए महल के एक अलग भाग में कमरा तैयार किया जाए। अच्छा कमरा, साफ सुथरा, जहां उसे कोई कष्ट ना हो। सेवक और दासियां उसकी सेवा करेंगी। सफेद हिरण के लिए भी खुला बगीचा निश्चित कर दिया गया। राजकुमारी महक पहली बार इतने संतोष में थी। उसे हर समय एक उत्तम भोजन मिलता, विश्राम मिलता। वो अधिकांश समय अपने कमरे या बगीचे में अपने हिरण के साथ बिताती, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक खालीपन था। उसे अपने पिता की याद आती, अपनी मां की याद आती और उस महल की जहां से वो डरकर भागी थी। इधर राजकुमार की इस पत्नी की जलन अब धीरे धीरे घृणा का रूप लेने लगी थी। उसे हर समय यही डर सताता कि ये लड़की उसकी दुनिया में अपना स्थान ना बना ले। जब वो देखती कि राजकुमार किसी बहाने राजकुमारी महक का हाल पूछने चला गया है या सेवक उसकी सरलता और अच्छाई की बातें करते हैं, तो उसका दिल और ज्यादा सुलग उठता। उसे डर लगता, कहीं मेरा स्वामी राजकुमार इस लड़की से विवाह ना कर ले। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में षड्यंत्र पनपने लगे। वो कभी मीठी आवाज में बातें करती, कभी झूठी सहानुभूति दिखाती, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर क्षण राजकुमारी महक को इस महल से हटाने का मार्ग तलाशती रहती। उसे लगता था कि जब तक ये लड़की यहां है उसे चैन नहीं मिलेगा। और फिर उसी रात उसने कुछ अपने विश्वासपात्र सैनिकों को चुपके से अपने पास बुलाया। उनसे धीमी आवाज में कहा, देखो, कल जो भी होगा, अगर राजकुमारी महक का नाम लिया जाए या उस पर दोष लगे तो तुम सब मेरी बात का समर्थन करना, ठीक है? सैनिक डर और लालच में सिर हिला गए। सबने सहमति भर ली। रात गहरी हो गई तो राजकुमार की पत्नी अकेली रानी के कमरे की तरफ बढ़ी। पूरा महल सो चुका था। उसने बहुत संभल कर महल की वृद्ध रानी का एक मूल्यवान सोने, चांदी और हीरों से जड़ा हार उठा लिया। वो उसे अपने साथ ले गई और ऐसे चिन्ह छोड़े जिससे संदेह किसी और पर जाए। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो अपने संकल्प पर पूरी तरह अड़ चुकी थी। सुबह होते ही महल में खलबली मच गई। रानी का वो मूल्यवान सोने, चांदी और हीरों से जड़ा हार खो गया है। पूरे महल में तलाशी शुरू हो गई। हर तरफ भागदौड़ मच चुकी थी, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। तभी राजकुमार की पत्नी रोते हुए रानी के पास आई और कांपती आवाज में बोली कि उसने कई बार राजकुमारी महक को रानी साहिबा के कमरे के आसपास जाते देखा है। ये बात सुनते ही संदेह की आग भड़क उठी। वही सैनिक जिन्हें पहले से समझा दिया गया था, वे भी अब राजकुमार की पत्नी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। राजा तक जब ये बात पहुंची तो उनका क्रोध फूट पड़ा। बिना ज्यादा सोचे उन्होंने राजकुमारी महक को सभा में बुलाया। राजकुमार ने आगे बढ़कर कहा कि पिताजी, ये संभव नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उस समय राजा का मन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उनके सामने महल की प्रतिष्ठा और रानी का दुख था।
क्रोध में आकर उन्होंने आदेश दे दिया कि इस लड़की महक को बंदी बना लिया जाए। और फिर इस तरह एक षड्यंत्र ने एक निर्दोष जीवन को अंधेरे में ढकेल दिया। राजकुमारी महक एक पुराने वीरान कारागार में बंद थी। ना प्रकाश, ना वायु, सिर्फ ठंडी दीवारें और सन्नाटा। उसके साथ उसके सफेद हिरण को भी बंद कर दिया गया था, जैसे उसकी आखिरी सांत्वना भी उससे छीन ली गई हो। द्वार बंद होते ही अंधेरा और भी गहरा हो गया। राजकुमारी महक उस कारागार की भूमि पर बैठ गई और पहली बार जोर जोर से रो पड़ी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बदल सकती है। दिन बीतते चले गए। उस अंधकारमय कक्ष में ना दिन का ठीक से पता चलता और ना रात का। कभी भूख से उसका सिर चकराने लगता, कभी थकान से आंखें बंद हो जाती। बंसी हिरण हर समय उसके पास रहता। जब वो रोती तो वो हिरण उसके पास आकर बैठ जाता। वही उसका अंतिम सहारा बचा था। उधर राजकुमार ने प्रारंभ में कुछ दिन राजकुमारी महक को याद किया। 2-3 बार उसने राजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे टाल दिया गया। धीरे धीरे वो फिर से अपनी पत्नी और सभा की बातों में उलझ गया। महल का जीवन पहले जैसा चलने लगा। अब किसी को भी राजकुमारी महक का कोई विचार तक नहीं आता था कि वो अंधेरी कोठरी में कई वर्षों से पड़ी है। वो काल कोठरी में बंद राजकुमारी महक की जिंदगी बस दर्द और प्रतीक्षा बनकर रह गई थी। कई वर्ष गुजर चुके थे, लेकिन उस अंधेरी कोठरी में समय जैसे ठहर गया था। वही सन्नाटा, वही दीवारें और वही बेबसी। एक दिन राजकुमारी महक ने कारागार के बाहर बैठे एक सैनिक से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि बस एक बार आप मुझे राजकुमार से मिलने की अनुमति दे दीजिए। बहुत विनती और प्रतीक्षा के बाद आखिरकार वो दिन आया जब राजकुमार उस काल कोठरी में पहुंचा तो राजकुमारी महक को उसे पहचानने में एक क्षण भी नहीं लगा। चेहरा वही था, लेकिन वो राजकुमार शायद अब पूरी तरह बदल चुका था। आंखों में अब कोई कोमलता नहीं थी, आवाज में कोई अपनापन नहीं। उस राजकुमार ने कठोर स्वर में महक से कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें? इतने वर्षों बाद मुझे क्यों बुलाया है? राजकुमारी महक कांपते चरणों से उठी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन दर्द साफ झलक रहा था। राजकुमारी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात कहनी थी। लेकिन राजकुमार का क्रोध और तेज हो गया। कहना क्या है? तुमने चोरी की, मेरे विश्वास को तोड़ा, मैंने तुम्हें अपने महल में स्थान दिया, बदले में मुझे ये फल मिला। राजकुमारी महक ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने बस अपने हाथ जोड़ लिए और बोली कि अगर आपको लगता है कि मैं अपराधी हूं तो मुझे जो सजा चाहे वह दीजिए, लेकिन मेरे बंसी हिरण को छोड़ दीजिए। वो बिल्कुल निर्दोष है। राजकुमार ने एक क्षण हिरण की तरफ देखा, फिर बेरुखी से कहा, जानवर ही तो है, इसे बंदी रखने का कोई अर्थ नहीं। आज शाम तक इसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इतना कहकर राजकुमार मुड़ गया और बिना पीछे देखे उस कारागार से बाहर निकल गया। द्वार बंद होते ही कोठरी में फिर से सन्नाटा छा गया। राजकुमारी महक भूमि पर बैठ गई। उसके सामने वही सफेद हिरण खड़ा था। अपने सफेद बंसी हिरण को देखकर राजकुमारी की आंखों में फिर से आंसू भर आए। वो हिरण से कहने लगी, देख रहे हो ना, मैं कितनी बड़ी विपत्ति में फंस गई हूं। आज मुझे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। अरे मेरे प्यारे बंसी, मुझे अपने पिता की बहुत याद आती है। वो मेरे बिना कभी रात का भोजन तक नहीं करते थे। हर समय कहते थे, मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है। देखो ना बंसी, मैं उन्हें छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए चली आई थी। लेकिन आज वो समय आ गया है कि मैंने तुम्हारे जीवन पर जो उपकार किया है, तुम उस उपकार का ऋण चुकाओ। आज तुम मेरी सहायता करो, मुझे इस कारागार से बाहर निकलवाओ। और फिर राजकुमारी ने अपनी पुरानी चादर उतारी, वही जो उसकी मां ने उसे दी थी। बहुत प्यार से उसने वो चादर हिरण की गर्दन में बांध दी। फिर अपनी उंगली से एक राजकीय अंगूठी उतारी और उस हिरण के मुंह में रखते हुए कहा,
अरे मेरे प्यारे बंसी, ये अंगूठी मेरे पिता को जाकर दे देना, उनके हाथों में रख देना, और ये चादर उनके चरणों के पास गिरा देना। वो तुरंत समझ जाएंगे कि मेरी बेटी कोई बहुत बड़ी विपत्ति में है। राजकुमारी महक ने रोते हुए बंसी से कहा, अरे मेरे बंसी, अरे मेरी अंतिम आशा, तुम दौड़ते हुए मेरे देश जाना, उसी महल में जहां मेरे पिता और मेरी मां है। उनसे जाकर कहना कि उनकी बेटी आज भी जीवित है, लेकिन वो बंदी है। उनसे कहना कि वह अपनी पूरी सेना लेकर आए और अपनी बेटी को स्वतंत्र कराएं। बंसी ने उत्तर में हल्की सी आवाज निकाली और अपना सिर राजकुमारी महक की गोद में रख लिया, जैसे आज वो राजकुमारी से वचन दे रहा हो कि मैं अपने उपकार का ऋण जरूर उतारूंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा, और इस बार मैं आपके पिता राजा को लेकर आऊंगा। एक सेना होगी और मैं आपको यहां से स्वतंत्र करा के ले जाऊंगा। शाम होते जब उस काल कोठरी का द्वार खुला और सैनिकों ने हिरण को स्वतंत्र किया, तो राजकुमारी महक की आंखें उसी पर टिकी रही। हिरण ने एक क्षण पलटकर राजकुमारी की तरफ देखा और फिर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। बंसी हिरण बिना रुके दौड़ता चला जा रहा था। जंगल की झाड़ियां उसके शरीर से टकरा रही थी, कांटे उसके शरीर को चीर रहे थे, लेकिन वो ठहरने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने उसके भीतर एक आशा जगा दी हो। कभी आंखों से आंसू ब निकलते, कभी सांस संभालने के लिए वो क्षण भर रुकता, लेकिन फिर से आगे बढ़ जाता। रातें ठंडी थी, दिन तपते हुए, कभी भूख से शरीर कांप जाता, कभी प्यास से गला सूख जाता। रास्ते में नदियां आई, घने जंगल आए, भयानक मरुस्थल भी पड़ा, लेकिन बंसी नहीं रुका। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ जाता था, वही काल कोठरी में बंद उसकी राजकुमारी महक, जो पिछले 5 वर्ष से अंधकार में बंदी थी, भूमि पर सोती थी, रूखा सूखा खाने को तरसती थी। वो सब कुछ उसी के लिए सह रही थी। आज उस उपकार को चुकाने का समय था। इसी विचार ने बंसी को थकने नहीं दिया। दिन गुजरते गए, रास्ते कटते गए, लेकिन उसकी दौड़ आज भी जारी थी। अब उसके कदम उस महल की तरफ बढ़ रहे थे, जहां राजकुमारी महक का बचपन बीता था, जहां उसके पिता, उसकी मां और वो सेना थी, जिसके सामने खड़े होने का साहस किसी में नहीं था। कई दिनों की लगातार दौड़ के बाद जब दूर से नगर की ऊंची ऊंची दीवारें नजर आई, तो बंसी ने अपनी अंतिम शक्ति समेट ली। यही वो देश था, यही वो महल था, यही सभा जहां कभी जानवरों की चीखें तमाशा बन जाया करती थी। आज भी सभा लगी हुई थी। सैनिक कतारों में खड़े थे, दरबारी अपने स्थानों पर बैठे थे। तभी अचानक एक शोर उठा, अरे हिरण, अरे ये तो महल के अंदर घुसता जा रहा है, पकड़ो इसे। सैनिक दौड़ पड़े, किसी ने भाला आगे किया, किसी ने मार्ग काटने की चेष्टा की, लेकिन बंसी नहीं रुका। उसे अपने प्राणों का कोई डर नहीं था। उसे तो बस राजकुमारी महक को बचाना था। वो दौड़ता हुआ सीधे राजा की सभा की तरफ चल दिया। उस समय सभा सजी हुई थी। राजा अपनी ऊंची कुर्सी पर पूरे ठाठ-बाट से बैठे हुए थे। सामने दरबारी खड़े थे और किसी विशेष अभियोग की सुनवाई चल रही थी। तभी अचानक सभा का द्वार जोर से खुला और वही सफेद हिरण दौड़ता हुआ अंदर आ गया। उसके पीछे सैनिक हाथों में बाण, भाले और तलवारें लिए उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। सभा में खलबली मच गई। तभी एक सैनिक ने हिरण पर बाण साध लिया। वो बाण छोड़ने ही वाला था कि तभी सभा में एक आवाज गूंजी, रुक जाओ, पीछे हटो। ये आवाज राजा की थी। उन्होंने उस हिरण को पहचान लिया था। ये वही हिरण था जिसके लिए राजकुमारी महक ने महल छोड़ दिया था। एक क्षण के लिए राजा के मन में क्रोध उभर आया, लेकिन अगले ही क्षण एक आशा ने जन्म ले लिया। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मेरी बेटी जीवित है? क्या मेरी राजकुमारी महक वापस आ गई है? हिरण धीरे धीरे चलता हुआ राजा के पास आया।
सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी नजरें उसी हिरण पर थी। हिरण ने आगे बढ़कर राजा के हाथों पर अपनी जीभ फेरी और फिर अपने मुंह से वो अंगूठी निकालकर उनकी हथेली पर रख दी। अंगूठी देखते ही राजा के चेहरे का रंग बदल गया। उनके हाथ कांपने लगे। ये वही अंगूठी थी जो उन्होंने अपनी बेटी महक को दी थी। उनके मुख से अनायास निकल गया, क्या मेरी बेटी महक जीवित है? उसी क्षण बंसी हिरण ने अपनी गर्दन में बंधी वो चादर राजा के चरणों में गिरा दी। चादर गिरते ही राजा अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा, आंखों में आंसू भर आए। भारी आवाज में बोले, मेरी बेटी बहुत बड़ी विपत्ति में है। ये वही संकेत है जो मैंने उसे सिखाया था। मैंने बचपन में अपनी बेटी को सिखाया था कि जब कभी वो विपत्ति में पड़े तो इसी तरह मेरे पास संदेश भिजवाए। संकेतों से मेरे चरणों में अपनी कोई विशेष वस्तु गिरवा दे, फिर मैं अपनी बेटी को आकर बचा लूंगा। इतने में रानी दौड़ती हुई सभा में पहुंची। उनकी नजर जैसे ही उस चादर पर पड़ी, वो रो पड़ी। कांपती आवाज में बोली, महाराज, ये वही चादर है जो मेरी राजकुमारी महक रात में ओढ़कर सोती थी। क्या मेरी बेटी जीवित है? राजा ने अपनी रानी का हाथ थाम लिया और दर्द भरी आवाज में कहा, हां रानी, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी विपत्ति में है। तभी हिरण ने राजा के वस्त्रों का कोना अपने दांतों से पकड़ लिया और उन्हें बाहर की तरफ खींचने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिना बोले कह रहा हो कि ए राजा, चलिए, विलंब मत कीजिए, आपकी राजकुमारी महक सहायता की बाट देख रही है। राजा ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया, शीघ्र सेना तैयार की जाए। कुछ ही क्षणों में एक बड़ा सैन्य दल तैयार हो गया। किसी के हाथ में नंगी तलवारें थी, किसी के हाथ में भाला, किसी के पास धनुष बाण। पूरी सेना कवच पहने शस्त्रों से सुसज्जित खड़ी थी। राजा अपने घोड़े पर सवार हुए। सफेद बंसी हिरण सबसे आगे खड़ा था, जैसे आज वो मार्ग दिखाने को तैयार हो। बंसी अचानक जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। राजा ने सेना को आदेश दिया, इस हिरण के पीछे चलो। कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी को बचाकर रहेंगे। राजकुमारी महक को कुछ नहीं होना चाहिए। राजा के आदेश पर सेना की तेज हुंकार गूंजी। उनकी भयानक आवाजें पहाड़ों से टकराकर वापस लौट आई। पूरे नगर में खलबली मच गई। लोग आपस में बातें करने लगे कि शायद राजा किसी देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं। लेकिन सत्य कुछ और था। एक दुखों का मारा, अपने ही गमों में डूबा शक्तिशाली राजा आज एक पिता के रूप में अपनी मासूम बेटी को बचाने जा रहा था। आंखों में आंसू, दिल में बस एक आशा थी कि आज कुछ भी हो जाए, मैं पिता होकर अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन अपनी बेटी राजकुमारी महक को जीवित वापस लाऊंगा। अपनी मासूम बेटी के जीवन की खुशियां उसकी झोली में डाल दूंगा। रात का अंधेरा फैल चुका था। सन्नाटे में घोड़ों के पैरों की आवाजें गूंज रही थी। राजा अपनी आंखों में आंसू भरे लगातार उस हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाते रहे। जंगल घना था, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही चेहरा था, महक। वही नन्ही सी महक जो बचपन में दौड़ती हुई आकर अपने पिता की गोद में बैठ जाती थी। कभी उनका सिर पकड़कर हंस देती, कभी रुष्ट होकर मुंह फुला लेती, लेकिन फिर थोड़ी देर में प्यार से पास आकर कहती, पिताजी, और फिर से आकर उनसे लिपट जाती। राजा को अपनी बेटी राजकुमारी महक का हंसना, उसका चुप हो जाना, उसका डर कर अपने पिता के पीछे छुप जाना, सब कुछ एक एक करके याद आ रहा था। आंखें बार बार भर आती। सैनिक पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कमर से टकराती तलवारों की आवाजें, तेज होती सांसें और थकान से झुकते कंधे, सब कुछ उपस्थित था। लेकिन आज कोई भी सैनिक रुकने को तैयार नहीं था। सबके दिल में यही बात घूम रही थी कि आज हमारे न्यायप्रिय राजा की एकमात्र बेटी, महल की शोभा राजकुमारी महक को स्वतंत्र कराना है। हर सैनिक अपने राजा की प्रसन्नता के लिए, उसकी बेटी की कुशलता के लिए
अपने प्राण तक न्योछावर करने को तैयार था। हर एक की जुबान पर बस यही बात थी, कुछ भी हो जाए, अगर अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा तो हम देंगे, लेकिन राजकुमारी महक को आज कोई आंच नहीं आने देंगे। उसे स्वतंत्र करा के ही दम लेंगे, ताकि महल में फिर से वही पुरानी खुशियां लौट सकें। कई दिनों की थकान के बाद जब सामने उस देश की सीमा आई तो सफेद हिरण रुक गया। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी, वही संकेत। उस देश का छोटा सा राजा जब अपने महल की मीनार से बाहर झांका तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। सामने एक बड़ी सेना खड़ी थी। उसने घबराकर महल के द्वार बंद करवाए और तुरंत राजा के पास एक संदेश भिजवाया कि शक्तिशाली राजा, आप हमारे देश पर आक्रमण करने क्यों आए हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैं युद्ध करने नहीं आया। मेरी बेटी 5 वर्ष पहले खो गई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी कैद में है। यह सुनकर उस छोटे देश का राजा एक क्षण को चकित रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो तो वर्षों पहले उस लड़की को भुला चुका था, जिसे कभी उसके महल के कारागार में डलवाया गया था। लेकिन आज जब सामने खड़े इस शक्तिशाली राजा ने अपनी बेटी का चर्चा किया, तो उसके मन में अचानक वही चेहरा उभर आया। एक क्षण के लिए उसके दिल की धड़कनें रुक गई। कहीं वो लड़की वही राजकुमारी महक तो नहीं? ये सोचकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसे भली भांति अनुभव था कि अगर सच में वो लड़की इस राजा की बेटी निकली तो आज उसका देश नहीं बच पाएगा। ये वही राजा था जिसके नाम से दूर दूर तक राजा कांपते थे। अपनी घबराहट छुपाते हुए उस छोटे से देश का राजा आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ जोड़कर बड़े सम्मान से पूछा कि ए सम्राट, आपकी बेटी का नाम क्या है? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, मेरी बेटी का नाम राजकुमारी महक है। राजकुमारी महक का नाम सुनते ही जैसे पूरा महल दहल गया हो। उस राजकुमार शहजादे का दिल जोर जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत आगे बढ़कर अपने पिता राजा के कान में धीमी आवाज में कहा, पिताजी, संभवतः वही लड़की जिसे मैं जंगल से लेकर आया था, जिसे आपके आदेश पर जेल में डाल दिया गया था, वही इस राजा की बेटी है। ये सुनते ही उस राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके लिए छुपाने को कुछ नहीं बचा था। उसने बुद्धिमानी से काम लिया। डर के बावजूद वो आगे बढ़ा और फिर से राजा के सामने हाथ जोड़ दिए। आवाज कांप रही थी। उसने राजा से कहा कि ए सम्राट, हमें नहीं ज्ञात था कि वो आपकी बेटी है। हमारे महल में रानी के हार की चोरी का दोष उस पर लगाया गया था। इसी कारण उसे जेल में रखा गया है। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे भीतर आपसे युद्ध करने या आपसे लड़ने की शक्ति नहीं है। राजा एक क्षण शांत रहा। उनकी आंखों में क्रोध उतर आया। लेकिन उसी समय बंसी हिरण आगे बढ़ा। उसने फिर से राजा के वस्त्रों का कोना अपने दांतों से पकड़ा और हल्के हल्के खींचने लगा, जैसे कह रहा हो कि ए राजा, अब विलंब मत करो। राजा सब कुछ समझ गया। उसने सीधे उस राजा की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा कि मुझे वहां ले चलो जहां मेरी बेटी को बंदी रखा गया है। इसके बाद राजा आगे बढ़ा। उसके साथ सैनिक थे, पूरी सेना थी। वो राजा, उसका वही बेटा राजकुमार शहजादा उनके पीछे पीछे चल पड़े। महल के गलियारों में अजीब सी शांति थी। जब वे सभी उस अंधेरी कोठरी के पास पहुंचे तो राजा के कदम अपने आप लड़खड़ा गए। लोहे का भारी द्वार सामने था, जिस पर जंग लगी हुई थी। जैसे ही द्वार खोला गया, अंदर से सीलन और सन्नाटे की ठंडी वायु बाहर आई। भीतर प्रकाश बहुत कम था। अंधेरे में एक कोने में जमीन पर कोई पड़ा हुआ था। निर्बल सा शरीर, सूखे हुए होंठ, बिखरे हुए बाल। राजा के होठों से बस इतना निकला, महक। जेल के अंदर वही राजा खड़ा था। सामने लोहे की सलाखों के पीछे उसकी वही बेटी राजकुमारी महक जमीन पर अचेत पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी। चारों तरफ सीलन भरी दीवारें, ठंडा फर्श और एक डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था।
वही राजकुमारी महक जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोती थी, जिसके चरणों के नीचे मखमल बिछाया जाता था, आज वो जमीन पर लाचार पड़ी थी। 5 वर्ष से वही पत्थर की दीवारें उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। वही रूखा सूखा खाना, वही अकेलापन, वही शांति। राजा की आंखों के सामने अपनी बेटी का पूरा जीवन घूम गया। उनकी नन्ही सी महक जो दौड़ती हुई आकर उनकी गोद में बैठ जाती, जिसे जरा सी तकलीफ होती तो पिताजी पुकारती, आज वही बच्ची इस दशा में थी। थोड़ी देर बाद राजा ने क्रोध भरी तेज आवाज में कहा, द्वार खोला जाए। उस देश का राजा घबरा गया। उसने बिना विलंब किए सैनिकों को आदेश दिया। जेल का द्वार पूरी तरह खोल दिया गया। द्वार खोलकर सैनिक पीछे हट गए। राजकुमार और उसका पिता बाहर ही खड़े थे। राजा धीरे धीरे अंदर गया। अंधेरे में उनकी दृष्टि भूमि पर पड़ी, उस निर्बल शरीर पर। उनका दिल जैसे छाती में ही टूट गया हो। वो वहीं बैठ गए। कांपते हाथों से उन्होंने उसका चेहरा छुआ और बहुत धीमी दर्द भरी आवाज में बोले, महक। महक ने हल्की सी हलचल की। उसकी आंखें खुली। सामने जो चेहरा था, उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। एक क्षण को उसे लगा कि शायद ये भी कोई स्वप्न है। फिर उसके होंठ हिले और बहुत टूटी आवाज में कहा, पिताजी। अपनी मासूम बेटी महक के मुख से बस इतना सुनना था कि अगले ही क्षण राजा ने महक को छाती से लगा लिया। दोनों जोर जोर से रो पड़े। 5 वर्ष का दर्द, दोष, भूख, अकेलापन, सब कुछ उस एक भेंट में बाहर आ गया। राजा उसकी पीठ सहलाते रहे और कहते रहे, अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए कैसे दिन रात तड़पा हूं, कितना रोया हूं, मैं वो तुम्हें बता नहीं सकता। महक भी फूट फूट कर रोती रही, जैसे अपने पिता से मिलकर सारी कठिनाइयों का बोझ उतर गया हो। कुछ देर बाद राजा ने अपनी बेटी को संभाल कर बिठाया। महक अब भी निर्बल थी, लेकिन अपने पिता का हाथ थामे हुए थी। वो राजा धीरे धीरे अपनी बेटी को सहारा देकर बाहर आया। अब उनकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। उन्होंने उस राजा की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम एक राजा की सबसे प्रिय एकमात्र बेटी पर सामान्य से हार की चोरी का दोष लगा रहे हो। मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। उसके हाथ इतने पवित्र हैं कि उसने कभी किसी का अधिकार नहीं छीना। यह सुनकर राजा की आंखें झुक गई। उसने आगे बढ़कर फिर से हाथ जोड़ दिया और कहा, ऐ सम्राट, हमें बिल्कुल सूचना नहीं थी कि वो आपकी बेटी है। स्थितियां ऐसी बनी कि संदेह उसी पर चला गया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा का क्रोध कम नहीं हुआ, लेकिन उसी समय महक भी कमजोर कदमों से आगे बढ़ी। उसने कहा कि पिताजी, मैं इस दोष के साथ इस देश से वापस नहीं जाऊंगी। पहले सत्य सामने आना चाहिए। अगर सत्य सामने नहीं आया कि आखिर हार किसने चोरी किया था, तो मुझे अपनी मुक्ति भी इस जेल से स्वीकार नहीं। राजा ने उसी क्षण आदेश दिया कि राजकुमार की पत्नी को उपस्थित किया जाए। थोड़ी देर में वो कांपती हुई सामने लाई गई। उसकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी। राजा ने कठोर आवाज में उससे पूछा कि बताओ, उस समय तुमने राजकुमारी महक पर इतना बड़ा दोष क्यों लगाया? अब झूठ ज्यादा देर टिक ना पाया। वो फूट फूट कर रो पड़ी और स्वीकार किया कि वो रानी का मूल्यवान हार उसी ने चोरी करवाया था। उसने स्वयं बताया कि जब उसने देखा कि राजकुमार शहजादा धीरे धीरे महक के निकट जाने लगा है, तो उसके हृदय में ईर्ष्या भर गई। उसी ईर्ष्या और घृणा में उसने ये षड्यंत्र रचा। एक निर्दोष लड़की को 5 वर्ष तक जेल में सड़ने दिया। ये सुनते ही राजकुमार शहजादे का चेहरा क्रोध से भर उठा। उसके हाथ अपने आप तलवार की मुठ पर चले गए। वो क्रोध में तलवार खींच ही रहा था कि उसी क्षण महक ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। निर्बल स्वर में कहा कि ए राजकुमार, अब किसी का रक्त नहीं। तुमने मुझे उस समय अपने महल में शरण दी थी, मेरे प्राण बचाए थे। उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत कृतज्ञ हूं।
अगर किसी भ्रम ने हमारे बीच दूरी उत्पन्न कर दी तो उसका अर्थ ये नहीं कि किसी दूसरे के प्राण ले लिए जाएं। भूलों का उत्तर रक्त से नहीं, सत्य और न्याय से किया जाता है। राजा ने भी आगे बढ़कर कहा कि उन्हें उनकी बेटी मिल गई, इससे बड़ा कुछ नहीं। मेरी बेटी महक तो जानवरों पर अत्याचार नहीं देख पाती थी, मनुष्यों का रक्त कैसे देख पाएगी? इसी में भलाई है कि यह बात यही समाप्त हो। राजकुमार शहजादे की आंखें झुक गई। उसने महक की तरफ देखा और धीमे स्वर में उससे क्षमा मांगी। महक ने बस हल्का सा सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। इसके बाद राजकुमारी महक अपने पिता के साथ अपने देश लौट आई। कई दिनों की जंगल की यात्रा करके जब वो महल के द्वार पर पहुंची तो उसकी मां की दृष्टि उस पर पड़ी। एक क्षण के लिए रानी जैसे विश्वास ही नहीं कर पा रही हूं, और फिर वो दौड़ती हुई आई और अपनी बेटी को छाती से लगा लिया। बहुत देर तक वो अपनी बेटी से लिपटकर रोती रही। कभी वो महक के बालों को सहलाती, कभी उसका चेहरा चूम लेती, जैसे डर हो कि कहीं ये स्वप्न टूट ना जाए। राजकुमारी महक भी अपनी मां की गोद में सिमट गई। 5 वर्ष का दर्द, डर, अकेलापन आंसू बनकर बह निकले। उस महल में हर तरफ रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। दासिया राजकुमारी महक को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। महल की शोभा फिर से वापस आ चुकी थी। सफेद बंसी हिरण भी महल लौटा, लेकिन अब वो बंदी जानवर नहीं था। वो खुली वायु में घूमता था, बिना डर के। उसे देखकर राजा की आंखें भर आती। उसी दिन उन्होंने अपने मन में पक्का संकल्प लिया कि अब कभी भी किसी जानवर को तड़पाकर नहीं मारा जाएगा। वो मैदान जहां कभी बाण चलते थे और जानवरों की चीखें गूंजती थी, उसे हमेशा के लिए राजा ने बंद करवा दिया। शिकार का वह क्रूर तमाशा उसी दिन से समाप्त हो गया। कुछ ही दिनों बाद राजा ने सबके सामने अपनी बेटी का हाथ थाम कर कहा, सुनो ऐ लोगों, अब इस देश का शासन महक के हाथों में होगा। आज से तुम्हारे ऊपर शासन महक करेगी। राजकुमारी महक ने शासन संभाला, लेकिन सिंहासन पर बैठकर नहीं। वो बाजारों में स्वयं जाती, मूल्य पूछती, गरीबों की बातें सुनती। कहीं किसी पर अत्याचार का समाचार मिलता तो स्वयं पहुंच जाती। उसके समय में कोई भूखा ना सोए, कोई बेबस ना रहे, यही उसका नियम था। जिस मैदान में कभी जानवरों को तड़पाया जाता था, वहां राजकुमारी महक ने एक बहुत बड़ा सा बगीचा बनवाया। हरी घास, पेड़, पानी के कुंड। राजकुमारी ही के आदेश पर उस बाग में अलग अलग प्रकार के जानवर पाले गए। उस बाग में अलग अलग प्रकार के हिरन थे, पहाड़ी बकरियां थी, भेड़ें थी, रंग बिरंगे कबूतर थे, अलग अलग देशों के तोते थे। अब राजकुमारी महक के शासन में हर जानवर स्वतंत्र था, सुरक्षित था। कुछ सैनिकों को विशेष रूप से उन जानवरों की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जा सके। अक्सर शाम के समय राजकुमारी महक उसी बगीचे में अकेले आकर बैठ जाती। कभी भूमि पर बैठकर अपने बंसी हिरण की गर्दन सहलाती, कभी किसी कबूतर को हथेली पर बिठाकर उसके पंख हल्के से छूती, कभी तोते को पास बुलाकर उसके सिर को प्यार से चूम लेती। जानवर उसके पास निडर होकर आ जाते थे। हर जानवर और हर पक्षी राजकुमारी महक से प्रेम करता था। सब उसके पास आने की चेष्टा करते। कोई उसके हाथों पर अपनी जीभ फेरता तो कोई उसके चरणों के पास आकर बैठ जाता। राजकुमारी महक को भी अपने इन सुंदर जानवरों के साथ समय बिताकर बहुत संतोष मिलता था। इसलिए वो प्रतिदिन महल के कार्यों और सभा के निर्णयों से मुक्त होने के बाद इसी बगीचे में आ जाती। अपने इन प्यारे प्यारे जानवरों के साथ कुछ क्षण व्यतीत करती और हृदय के भीतर एक अजीब सा संतोष अनुभव करती।